हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की यूपीएससी असिस्टेंट एकॉर्ड ऑर्डर की प्रैक्टिस सेट चल रहे थे। इससे पहले भी काफी प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट अलग से चैनल पर बनी हुई है, देख सकते हैं आप। उसमें लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कौन से बुक्स इंपॉर्टेंट है जिससे कि आप पढ़ सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस अच्छी कर सकते हैं, चाहे वो कंप्यूटर की हो, चाहे वो आपके कॉमर्स रिलेटेड क्वेश्चन हो। तो बुक्स मैंने टैग कर दी है, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएंगी। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द फर्स्ट म्यूचुअल फंड स्कीम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। भारत में पहली म्यूचुअल फंड स्कीम आरंभ की गई थी आरबीआई द्वारा, यूटीआई, एसबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो म्यूचुअल फंड स्कीम थी, पहली किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करी थी या भारत में जो आई थी, तो सबसे पहली जो आई थी यूटीआई। यूटीआई होता क्या है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। बाकी तीनों ही तीनों क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो आपके भारत सरकारी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई हो गया। तो यूटीआई क्या है? पहली म्यूचुअल फंड स्कीम जो थी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करी थी इंडिया में। इसकी स्थापना की बात अगर की जाए तो कब हुई थी? 1963 में हुई थी। तो कब स्थापना हुई है ये भी ध्यान में रखा करिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो वहां पर कंफ्यूजन नहीं होती है। 1963 में हुई थी। तो 1963 में यूटीआई को, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को शुरू किया गया था, जो कि भारत सरकार द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ही नियामक या फिर क्या रेगुलेटरी था। तो इसका एक अलग से अधिनियम पारित किया गया था, उसमें इसको उसके अनुसार इसकी स्थापना की गई थी। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक इज कॉल्ड द बैंक ऑफ इशू। किस बैंक को बैंक ऑफ इशू कहा जाता है? एसबीआई, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, आरबीआई। तो कौन सा बैंक है जिसे बैंक ऑफ इशू कहा जाता है? तो हो जाता है आरबीआई। इशू से मतलब ये हो जाता है कि जो भारत का मेन बैंक है या कहें केंद्रीय सेंट्रल बैंक है, जो कि मुद्रा निर्मित करने के, यानी कि सिर्फ एक ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बाकी बैंकों से आरबीआई को बिल्कुल अलग कर देती है, कि बैंक नोट इशू करने का जो काम होता है वो आरबीआई ही कर सकता है और कोई बैंक के द्वारा नहीं किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही कर सकता है करेंसी जारी करने का। तो यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो एस्टैब्लिश हुआ था 1935 1935 में हुआ था। किसके द्वारा? हिल्टन यंग कमीशन जो थी, समिति एक बनाई गई थी, कमेटी, उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1935 में। और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइज किया गया था, वो 1949 में किया गया था। तो दोनों डेट्स याद रखिएगा। ये नेशनलाइज हुआ था 1949 में, और यहाँ पर 1935 में क्या हुआ था? इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डैश हेल्प्स मैनेजर्स डेवलप सोफिस्टिकेटेड सिस्टम दैट विल गिव बेटर कंट्रोल ओवर इंफॉर्मेशन। प्रबंधकों की परिष्कृत प्रणालियों विकसित करने में मदद करता है, जिससे सूचना पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा। इसमें से कौन सा है जो हेल्प करता है, जो मैनेजर है उनकी, कि एक अच्छा सिस्टम डेवलप कर सकें, जिससे कि सूचना यानी कि जो कम्युनिकेशन होता है उसको इजी बनाया जा सके। कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम, बजटी कंट्रोल, या फिर क्वालिटी कंट्रोल। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? सूचना की, यानी कि इंफॉर्मेशन जो होती है उससे रिलेटेड बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा? कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। जब कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली होती है तो वहां पर कम्युनिकेट करना, चीजों को, जो इंफॉर्मेशन है कंपनी से रिलेटेड, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना काफी इजी हो जाता है। सभी जितने भी ऑथराइज्ड हैं या फिर जितने भी उस कंपनी से रिलेटेड होंगे उनके पास आसानी से चीजों को एक क्लिक पर भेजा जा सकता है। तो इसलिए कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम एक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है। बाकी ये तीन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अलग अलग उसमें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात सूचना की जा रही थी, तो वहां पर कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी डिजिट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड जो होता है, उस कोड हेतु कितने अंकों की आवश्यकता होती है? 9, 10, 11 या फिर 12। तो आईएफएससी कोड क्या हो जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आईएफएससी कोड होता है एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है। ये अल्फा न्यूमेरिक यानी कि इसमें अल्फाबेट भी होते हैं, और न्यूमेरिक कोड यानी 1 2 3 जो संख्याएं होती है वो भी इसमें शामिल रहती हैं। तो यहाँ पर किसमें कितने होते हैं? टोटल 11 होते हैं। 11 जो होंगे उसमें आपके अलग अलग भी इसको डिवाइड किया गया है। कैसे? इसमें जो आपके फर्स्ट 4 लेटर्स होते हैं वो बैंक से रिलेटेड हो जाते हैं, तो बैंक की पहचान के लिए होते हैं। और जो फिफ्थ होता है वो 0 हो जाता है। और लास्ट के जो 6 होते हैं वो बैंक की शाखा यानी कौन सी ब्रांच से रिलेटेड है उससे रिलेटेड हो जाते हैं। तो ये आपके मेनली 11 उसका होता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ कितने होते हैं? लेटर्स है या फिर अल्फा न्यूमेरिक है, क्योंकि तो 11 हो जाते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक चीज और आती है कि आईएफएससी की फुल फॉर्म क्या होती है, वो भी पूछी जा सकती है। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती है इसकी फुल फॉर्म। और जब आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे होते हैं नेफ्ट के थ्रू, आरटीजीएस के थ्रू, तो वहां पर आईएफएससी कोड की बहुत आवश्यकता होती है।
एक आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज डन टू पास द जीएसटी बिल? जीएसटी बिल पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया था? यानी कि जब जीएसटी बिल पारित हुआ था तो वहां पर संविधान में संशोधन करना पड़ा था, तो वो संवैधानिक संशोधन कौन सा था? जैसे कि आज के टाइम तक बहुत से संशोधन किए जा चुके हैं संविधान में, तो ये वाला संशोधन जीएसटी बिल से रिलेटेड था, वो कौन सा था? 101st अमेंडमेंट था, थर्ड था, फिफ्थ या फिर नन ऑफ दीज में से कोई नहीं। तो कौन सा अमेंडमेंट था? तो वो 101वां यानी कि 101 जो था वो संशोधन था जिसमें कि जीएसटी पारित किया गया था। कब हुआ था? डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। 1 जुलाई 2017, 2017, 1 जुलाई 2017 को ये संविधान संशोधन करके जो जीएसटी बिल था वो पारित किया गया था। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। If a person doesn't hold a pen and dash any transitions dash to in this rule section 139A giving details of such transactions either in printed form or electrically will announce in dash। यदि किसी इलेक्ट्रॉनिकली will announce in dash, यदि किसी व्यक्ति के पास पेन नहीं है और इस नियम धारा 139A में निर्दिष्ट कोई भी लेन देन निष्पादित करता है तो अमुद्रित रूप में या इलेक्ट्रिक रूप से ऐसे लेन देन के विवरण हेतु हुए डैश में एक घोषणा करेगा। यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर मेनली जो आपसे कह रहा है कि कोई व्यक्ति है उसके पास पैन कार्ड नहीं है, जैसे कि बहुत लोग होते हैं उनके पास पैन कार्ड नहीं होता। वैसे अब तो कंपलसरी हो गया है, बैंक में पैन लगाना जरूरी होता है अगर आपका अकाउंट नंबर है तो, अकाउंट है तो, लेकिन बहुत से लोग हैं अभी भी ऐसे जिनके पास पैन नहीं है, तो वहां पर जब पैन नहीं होगा इस नियम में निर्दिष्ट यानी कि जो धारा 139A में कहा गया है कोई भी जो लेन देन किया जाएगा, ट्रांजेक्शन किया जाएगा, तो वहां पर मुद्रित रूप से इलेक्ट्रिक रूप से ऐसे लेने के विवरण हेतु से कौन सा फॉर्म फिल करना होता है, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो कौन सा फॉर्म होता है उसके लिए? फॉर्म नंबर 60 होता है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि फॉर्म 60 जो होता है उसमें जो भी व्यक्ति है वो अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन देता है और उसके पास पैन नंबर नहीं है साथ इसके। अब पैन जो है वैसे हर चीज के लिए कंपलसरी हो चुका है, बिना पैन के आप बहुत से काम ऐसे हैं जो अकाउंट में है, एक लिमिटेड राशि है, उससे ज्यादा अगर आपको निकालनी है तो वहाँ पे पैन आपको चाहिए ही होगा, उसके बिना आप नहीं निकाल सकते हैं। तो पैन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। अब तो लिंक हो चुके हैं सारी चीजें एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो होना जरूरी है। अभी कुछ चेंजेस भी इसमें आए हैं पैन के बारे में, जो साथ में QR कोड के साथ नया लॉन्च हुआ है, आप लोगों ने देखा ही होगा न्यूज में, तो उसमें कुछ चेंजेस भी आए हैं, देख लीजिएगा एक बार उसके बारे में भी। चलिए एक आंसर है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्म इज यूज्ड टू फाइल अ स्टेटमेंट टू असेसिंग ऑफिसर अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 11 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1951। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11 की उपधारा 2 के तहत निर्धारित अधिकारी को विवरण दर्ज करने के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? फॉर्म 5, फॉर्म 10, फॉर्म 35CA, फॉर्म 44AB। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11 जो दे रखी है उसकी जो सेक्शन सबसेक्शन 2 है उसमें जो निर्धारण यानी कि जो टैक्स असेसी ऑफिसर होगा वो उसको विवरण कोई भी देना है, दर्ज करना है, तो वहाँ पर कौन सा फॉर्म को फिल किया जाता है? वो हो जाता है फॉर्म 10। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये जो आपके फॉर्म्स दे रखे हैं इनको एज इट इज आपको याद ही करना है, इसके अलावा और कोई इसको याद करने का तरीका नहीं है। आपको याद करना है कि कौन सा फॉर्म कहाँ पर भरा जाता है। तो बहुत से पहले भी मैं करवा चुकी हूँ, अगर आप नोट्स बनाते चल रहे होंगे तो वहाँ पर आपको याद होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। TDS रिटर्न इज ए फॉर्म ऑफ रिपोर्ट सबमिटेड टू। TDS रिटर्न एक किस्म की रिपोर्ट है जो निम्नलिखित डैश की जाती है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, स्टॉक एक्सचेंज, टैक्स अथॉरिटीज, नन ऑफ दिस। जो TDS रिटर्न होता है, जो फॉर्म है एक तरह का, वो किसको सबमिट किया जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो किसको सबमिट करते हैं? टैक्स अथॉरिटीज को करेंगे ना, जो कर प्राधिकारी होता है उनको जो सबमिट करते हैं कि ऑलरेडी हमारा TDS इतना जो है काटा जा चुका है, क्योंकि पहले TDS जो होता है टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, जैसे ही आय जो है अर्जित की जाती है, उपार्जित होती है सॉरी, वैसे ही वहाँ पर TDS लेस हो जाता है। और उसके बाद जब लास्ट में जब हमारा कर निर्धारण वर्ष गत वर्ष समाप्त होकर कर निर्धारण वर्ष आता है नया, तो उसके बाद हम टैक्स पे कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम इसके बारे में अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो भी कर अधिकारी होता है उसको, कि ऑलरेडी हमारे इतना टैक्स कट चुका है, तो उससे वहाँ पर हमको डिडक्शन इसकी मिल जाती है। एक आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेजुटी रिसीव्ड बाय अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज। एक सरकारी कर्मचारी को प्राप्त जो ग्रेजुटी है उसकी राशि कैसी होती है? फुली टैक्सेबल कोटा का योग, एग्जेम्प्टेड अप टू 5 लाख, एग्जेम्प्टेड अप टू 20 लाख, एग्जेम्प्टेड अप टू 3,50,000। तो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको अगर मिल रही है ग्रेजुटी
तो उसकी राशि जो होती है वो किस तरह की रहेगी, तो यहाँ पर एग्जाम्प्ट हो जाती है अप टू 20 लाख, 20 लाख तक जो होती है उसको छूट दी जाती है, 20 लाख तक क्या होती है वो एग्जाम्प्ट होती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम अमाउंट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80AA इन रिस्पेक्ट और इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इज, बैंक बचत खाता पर ब्याज के संदर्भ में डैश तक की अधिकतम राशि 80AA के अंतर्गत कटौती योग्य है, 1,50,000, 20,000, 90,000 या फिर 10,000। तो यहाँ पर ये सेक्शन दे रखी 80AA, ये आपकी जो होती है इससे रिलेटेड हो जाती है, ये आपकी जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनको छोड़ करके, उनके अलावा जो होते हैं उनको जो ब्याज से छूट दी जाती है, यानी कि अगर आपका सेविंग अकाउंट है उसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है, जब जो है आपकी टोटल इनकम कैलकुलेट करी जाएगी, उसको टैक्स निकाला जाएगा, तो वहां पर उसकी कटौती दी जाएगी। किस राशि तक दी जाती है, 10,000 तक दी जाती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और अगर यहाँ पर 80AA ना लिखा होता, तो यहाँ पर अगर आपका 80TB लिखा होता तो कटौती की राशि कितनी होती, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि वो तब राशि कितनी हो जाती है। ओके, AA में आपकी 10,000 है और BB में यहाँ पर क्या हो जाती है, अलग हो जाएगी, कितनी होती है ये आप लोग मुझे कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट डैश मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग द डैश। एक्ट अधिनियम के अनुसार डैश का अर्थ है वित्तीय वर्ष से ठीक पहले। यहाँ पर क्या कह रहा है कि कौन सा इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग, यानी कि किसके पहले जो आता है और इमीडिएटली उसके बाद जो होगा वो कौन सा हो जाता है, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, करंट ईयर, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर करंट ईयर या फिर असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर। तो आपको पता होगा कि दो चीजें रहती हैं, एक हो जाता है असेसमेंट ईयर जिसमें कि टैक्स लगाया जाए, एक हो जाता है असेसमेंट ईयर जिसमें कि टैक्स लगाया जाएगा, और दूसरा हो जाता है प्रीवियस ईयर जिसकी इनकम कैलकुलेट की गई है, प्रीवियस ईयर की इनकम पर असेसमेंट ईयर में टैक्स देना होता है। गत वर्ष हो जाएगा, ये हो जाता है कर निर्धारण वर्ष। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा वो देख लेते हैं। तो गत वर्ष पहले आता है और उसके बाद वाला वर्ष जो होता है वित्तीय वर्ष वो कौन सा हो जाता है, कर निर्धारण वर्ष हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ए कि आयकर अधिनियम के अनुसार जो पिछला वर्ष या फिर गत वर्ष का अर्थ है वित्तीय वर्ष से ठीक पहले का कर निर्धारण वर्ष, यानी कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। अब आपको क्लियर हो गया होगा, तो एक आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 द इनकम अंडर द हेड सैलरी इज exempted फ्रॉम अंडरग्राउंड अलाउंस पेड टू एन एम्प्लॉय वर्किंग इन अनफेवरेबल अननेचुरल क्लाइमेट इन अंडरग्राउंड माइंस। आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार वेतन मद के तहत आय से संबंधित भूमिगत खदानों में प्रतिकूल अप्राकृतिक जलवायु में काम करने वाले कर्मचारी को दिया जाने वाला भूमिगत भत्ता डैश तक छूट प्राप्त होता है। यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जो वेतन होता है आपका तीन तरह से रहेगा, एक तो बेसिक सैलरी हो जाती है और दूसरा हो जाता है आपका जो अलाउंसेस मिलते हैं भत्ते होते हैं, और तीसरा सुविधाएं जो दी जाती है बल्कि साइड से होते हैं। तो यहाँ पर जो कह रहा है भत्ता दिया जा रहा है, अलाउंस दिया जा रहा है, क्या कौन सा है, भूमिगत भत्ता। क्यों, क्योंकि वो कैसे भूमिगत खदान जो होती हैं, जो कोल माइंस होती हैं इस तरह की, तो वहां पर काम कर रहा है, तो वहां पर काम करने में वहां पर जो एटमॉस्फेयर होता है थोड़ा सा अलग होता है, प्रतिकूल होता है, वहां पर इतनी अच्छा क्लाइमेट भी नहीं होता, काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो सब चीजों की वजह से उसको कुछ अलाउंस दिया जाता है जो कि भूमिगत भत्ता कहलाता है। तो वहां पर कितने तक उसको छूट मिलती है उससे रिलेटेड, 800 रुपीज पर मंथ, 500, 1200 मंथली या फिर 1600 मंथली, कितनी छूट दी जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं काफी अच्छे, तराई क्षेत्र में रहने वालों को अलग से मिलती है, टिफिन भत्ता मिलता है, बहुत तरह के भत्ते मिलते हैं। तो यहाँ पर ये जो कह रहा है वो हो जाता है आपका 800 रुपए तक उसको छूट दी जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि मंथली दे रखा है, इसको एनम में चेंज कर लिया जाएगा, उसको जब टैक्सेबल इनकम निकाली जाएगी, अगर 800 से ज्यादा दिया गया होगा तो जो एक्सेस अमाउंट होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, 800 से कम होगा तो कुछ भी यहाँ पर टैक्सेबल होगा ही नहीं। तो इस तरह से इसको निकाला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार इनमें से कौन सा वेतन मद के अंतर्गत कर योग्य नहीं होगा, यानी कि सैलरी हेड में नहीं आता। सैलरी इनकम ऑफ एमपीज एंड एमएलए, जो सांसदों और विधायकों की वेतन है। सैलरी एंड अलाउंसेस रिसीव्ड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, राज्य के मुख्यमंत्री को प्राप्त वेतन और भत्ते। सैलरी ऑफ हाई कोर्ट जज, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन। सैलरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन। यानी कि सैलरी हेड में क्या नहीं जाता है,
तो यहाँ पर जो सैलरी इनकम ऑफ एमपीज और एमएलएज होते हैं, जो सांसद और विधायक होते हैं, उनको जो वेतन होता है वो आपका सैलरी में हेड में ना जाकर के कहाँ जाता है, वो हो जाता है आपका जो अदर सोर्सेज होती है उसमें जाता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अन्य साधनों में जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इनको पेंशन भी मिलती है, तो वैसे तो पेंशन बंद हो चुकी है, पेंशन का प्रावधान हटाया जा चुका है, लेकिन अभी भी इन जो एमएलएज हैं या एमपीज हैं उनकी पेंशन होती है, उन लोगों को पेंशन दी जाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिडक्शन इंस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ईटीसी अंडर सेक्शन 80C इज अवेलेबल टू। जो धारा 80C के अंतर्गत बीमे की राशि, भविष्य निधि के लिए अंशदान इत्यादि के मामले में जो कटौती स्वीकृत होती है वो किसको उपलब्ध होगी, इंडिविजुअल को, फर्म को, कंपनीज को, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर ये जो 80C में कटौती दी जाती है वो कंपनीज को नहीं दी जाती, ना ही फर्म को मिलती है, वो सिर्फ किसको मिलती है, इंडिविजुअल्स को मिलती है। व्यक्ति या फिर हिंदू आधारित परिवार होता है उन्हीं को दी जाती है और किसी को नहीं मिलती। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, बच्चे ज्यादा ऑल ऑफ दिस लगा देंगे जो कि गलत हो जाएगा। कितने तक दी जाती है तो आपको पता ही है 1,50,000 तक की होती है। तो अगर इतना किया होगा तो पूरी की पूरी डिडक्शन मिल जाएगी, इससे ऊपर होगा तो 1,50,000 तक होगी, इसके एक्सेस अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग द सेक्शन 619 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट एन ऑर्डर इज गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय। कंपनी अधिनियम की धारा 619 की धारा 2 के अनुसार सरकारी कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी है तो वहाँ पर जो अंकेक्षक नियुक्त होगा किसके द्वारा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के, कंपनी लॉ बोर्ड के। तो आपको पता ही है सिंपल सा किसके द्वारा होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा नियुक्त किया जाता है अगर सरकारी कंपनी है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और सरकारी कंपनी कौन सी होती है, वो कंपनी हो जाएगी जिस कंपनी के पास 50% से ऊपर यानी 51% जो होते हैं किसी भी कंपनी में अंश होते हैं, शेयर्स होते हैं, अब वो सिर्फ चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास या फिर दोनों मिला करके हो, तो कंपनी सरकारी कंपनी हो जाती है। एक आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंकरेंट ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ डैश। जो समवर्ती लेखा परीक्षा डैश का भाग है, इंटरनल चेक सिस्टम, कंटिन्यूअस ऑडिट का, इंटरनल ऑडिट सिस्टम का, नन ऑफ द ऑप्शन। तो समवर्ती लेखा परीक्षा जो होती है यानी जो समवर्ती अंकेक्षण होता है वो किस अंकेक्षण का भाग होता है, तो वो हो जाता है इंटरनल ऑडिट सिस्टम का, आंतरिक अंकेक्षण प्रणाली का ही एक भाग होता है या उसी का एक हिस्सा होता है। इसमें क्या होता है, लेन देनों की जांच जो होती है वो आपकी लगातार चलती रहती है जिससे कि किसी प्रकार की धोखाधड़ी उसको पता किया जा सके, तो ये आपका इसी इंटरनल ऑडिट सिस्टम का ही एक हिस्सा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट इज सबमिटेड टू। आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है गवर्नमेंट, सरकार को, शेयर होल्डर, अंशधारी को, क्रेडिटर्स लेनदारों को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, निदेशक मंडली को। जो इंटरनल ऑडिटर होता है, इससे प्रीवियस वीडियो में ही क्वेश्चन मैंने लिया था, उसको कौन नियुक्त करता है, उसको जो प्रबंधक होते हैं, मैनेजर्स होते हैं वो नियुक्त करते हैं, या जो संचालक होते हैं वो नियुक्त करते हैं। तो प्रतिवेदन वो अपनी रिपोर्ट भी किसको देगा, वो संचालकों को ही अपनी रिपोर्ट भी देगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके अलावा जो ऑडिटर होता है उसको अंशधारी नियुक्त करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इंटरनल ऑडिटर होता है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर मैनेजर्स दे रखा हो तो उनके द्वारा नियुक्त किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरियाज ऑफ इंटरनल ऑडिट इंक्लूड। आंतरिक लेखा परीक्षा के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, लेखांकन पद्धतियों की पुनरीक्षा, एग्जामिनेशन ऑफ द इकोनॉमी, इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशंस, विचालनों की अर्थमितीयता, दक्षता और प्रभावशीलता परीक्षा, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन, वास्तविक परीक्षा और सत्यापन, ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। यहाँ पर क्या रहा है कि इंटरनल ऑडिट जो होता है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, तो उसमें ये तीनों ही चीजें आ जाती हैं, तो कई का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। वहां पर रिव्यू भी किया जाएगा अकाउंटिंग सिस्टम का, एग्जामिन भी किया जाएगा एफिशिएंसी को, ऑपरेशंस को, और फिजिकल एग्जामिनेशन वेरिफिकेशन भी आ जाएगा। एक आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन पर्पस ऑफ ऑडिट इज टू। अंकेक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चन कई बार मैं आपको करवा चुकी हूँ कि क्या प्रमुख उद्देश्य है, तो जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट करिए। ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें से कौन सा हो जाता है कि फ्रॉड्स और एरर को चेक करना, डिटेक्ट करना फ्रॉड्स और एरर को, हेल्प करना उसकी, या फिर डिटरमाइन इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फेयर बने हैं, रिप्रेजेंट सही से करे गए हैं कि नहीं, हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग फ्यूचर प्लान। बहुत ही सिंपल सही सा है, ऐसे तो चारों ही पर्पस है लेकिन कोई एक जो है वो मेन पर्पस है, कौन सा है कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस इट इज शोज ऑन द।
यदि तलपट में असमाप्त बीमा दर्शाया जाता है तो इसे कहा जाएगा या फिर इसे दिखाया जाएगा कहाँ पर, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, नॉट अंडर द बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस यानी कि तलपट में। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस से असमाप्त बीमा है तो उसे आप कहाँ पर शो करेंगे या कहाँ पर उसे दिखाएंगे, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो उसे दिखाया जाता है एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, तुलन पत्र के परिसंपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। असमाप्त बीमा का मतलब क्या हो जाएगा, अनएक्सपायर्ड जो इंश्योरेंस है इसका मतलब यही हो जाएगा कि प्रीपेड है, प्रीपेड हो जाएगा, पूर्वदत्त है, इसको असमाप्त के तौर पे लिखा गया है लेकिन इसका मीनिंग जो हो जाता है पूर्वदत्त ही हो जाता है। और जो पूर्वदत्त बीमा होता है एक तरह से आपके लिए क्या है, प्रीपेड जो होती हैं चीजें वो क्या है, एक एसेट होती है तो उसे आप एसेट साइड में ही दिखाएंगे और स्टैंडिंग लायबिलिटी में आ जाती है। और जो अनएक्सपायर्ड या फिर प्रीपेड होती है वो आपकी कहाँ जाती है, करेंट एसेट में, तो इसलिए आप एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स और वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।